बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है एरोमेटिसिटी, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। वो हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड पढ़ते हैं। व्हाट्स बेंजीन, बेंजीन की हिस्ट्री किस तरह थी, कैसे बेंजीन मतलब ये इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहले बेंजीन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि बेंजीन हिस्ट्री इसमें क्या है। तो याद रहे स्टूडेंट कि फॉर द फर्स्ट टाइम बेंजीन को जो आइसोलेट किया था ना, फॉर द फर्स्ट टाइम बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे इन 1825। इसने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किया। अब कैसे आइसोलेट किया, इसके लिए उसने क्या किया, उसने लिया वेल आयल को उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। उस एक्सट्रैक्ट जब उसने एक्सट्रैक्ट किया उसको उसने हीट दिया। हीट के ज़रिए से उसके पास लिक्विड फॉर्म आया। इसी लिक्विड फॉर्म को वो करते थे प्रेशराइज। जब उसको वो प्रेशर करते थे तो हमें पता है जब लिक्विड फॉर्म को हम कभी प्रेशराइज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे बनती है गैस। उसी गैस को यूज़ करते थे कि बिल्डिंग को शाइन करना, टू शाइन अ बिल्डिंग। इसके लिए फिर वो यूज़ करते थे यही गैस। ये काम जब हो रहा था तो लंदन में हो रहा था ना ये काम, कि वो लिक्विड रेजिड्यू को प्रेशराइज गैस के ज़रिए से उसे बिल्डिंग को शाइन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ओरिजिन में यही बात आती है कि फिनो ग्रीक वर्ड है, जिसके ग्रीक वर्ड में जो है फिनाइन, इसका मतलब टू शाइन, जिसकी वजह से मतलब ये फिनो बेंजीन, इसके मतलब ये हिस्ट्री सिर्फ शुरू हो गई। अब इसके बाद ये तो 1825 में माइकल फैराडे ने इस पर ये काम किया। लेकिन एक और केमिस्ट आए इल्हार्ड मिस्ट्रिच 1834 में, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव किया। किस चीज़ का, बेंजीन का, जिसको C6H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन उसी वक्त इल्हार्ड मिस्ट्रिच जो था वो इसे बेंजीन कहा करते थे, यानी ZIN बेंजीन उसको कहा करते थे, क्योंकि इस वजह से कि उस वक्त ये बेंजोइक एसिड ये वेरी वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस थी, तो इस वजह से मतलब इसको भी बेंजीन कहते थे। बाद में मतलब लेटर साइंटिफिक केमिस्ट ने जो इसको है बेंजीन बना दिया, कि इसको बेंजीन का नाम रिकमेंड कर दिया। अब ये तो जनरल इसकी हिस्ट्री हो गई ना, ये बेंजीन की मुख्तसर सी इसकी तारुफ है। अब इसके बाद बाज़ औक़ात हम सुनते हैं इसको एरोमेटिक भी कहते हैं, ये भी हम सुनते हैं बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड का वर्ड कहाँ से है, तो देखो एक है एलिफेटिक वर्ड और एक है एरोमेटिक। एलिफेटिक जनरली उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं, यानी CH3 हो गया, CH3 इंटू CH3 ये हो गया, CH3 इंटू CH2 इंटू CH3, यानी ये वो एलिफेटिक वो कंपाउंड हमारे पास है जिनमें हाइड्रोजन की रेशो जो है वो कार्बन से ज़्यादा है। आपको तो इधर देख सकते हैं कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, इधर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 हैं। तो ऐसे इस रेशो को वो कहते हैं एलिफेटिक, जिसमें हाइड्रोजन की रेशो ज़्यादा हो तो वो एलिफेटिक समझे जाते हैं। और जिसमें कार्बन की रेशो ज़्यादा हो या बराबर हो, यानी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ये बेंजीन में हम लेते हैं तो इस बेंजीन में 6 हाइड्रोजन हैं और 6 कार्बन है, जैसे कि इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम देख सकते हैं 6, यानी या तो बराबर है या तो हाइड्रोजन उससे भी कम है। तो मतलब ये नॉर्मल केस इस तरह बनता है कि कार्बन नॉर्मल या ज़्यादा होते हैं या उसके बराबर होते हैं। ये तो इसको फिर उन्होंने कहा कि ये रेशो जो एरोमेटिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो उन्होंने अरोमा लफ्ज़ इसके लिए क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए कि टिपिकल ये कंपाउंड जो थे ये ट्रीज़ ऑफ आइल ऑफ ट्रीज़ में पाए जाते थे ये कंपाउंड, जिनमें रेशो कार्बन की इक्वल या ज़्यादा होती थी कार्बन की। तो ये कंपाउंड नॉर्मली आइल ऑफ ट्रीज़ में पाए जाते थे और इनकी खसूसियत ये थी, इनको इसलिए एरोमेटिक कहा जाता था कि इनके अंदर प्लीजेंट फ्रेगरेंस मौजूद थी, प्लीजेंट फ्रेगरेंस, जिसकी वजह से इनको फिर लफ्ज़ दिया गया एरोमेटिक। तो स्टार्ट में तो ये बात है कि मतलब जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे बेंजीन कंपाउंड होते हैं वो सारे मतलब एरोमेटिक होते हैं। लेकिन बाद में ऐसे पता चला कि नहीं, कुछ कंपाउंड ऐसी भी हैं जो कि उनके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है, बेंजीन के सारे वो करेक्टरिस्टिक खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन वो फ्रेगरेंस नहीं देते हैं। तो फिर इसके लिए फिर उन्होंने ये मतलब फैसला तय कर लिया कि क्राइटेरिया हम रखते हैं फॉर एरोमेटिसिटी,
एक खास क्राइटेरिया रखते हैं। हर एक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकते, बात की मतलब प्लीजेंट स्मेल, फ्रेग्रेंस स्मेल नहीं होगी, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस स्मेल उसकी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एरोमेटिक हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया। इस वजह में ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल है, बेंजीन एरोमेटिक, लेकिन अब जनरली दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्राइटेरिया इसके लिए क्या रखा गया, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। तो बुनियादी तौर पर इसके दो ही मतलब शराइ, दो ही पॉइंट्स है ना, इसकी वजह से क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन इसके अंदर फिर डिटेल है, यानी फर्स्ट जुमले के अंदर ये लिखा हुआ है मस्ट हैव, इट मस्ट हैव एन अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बात आ जाती हैं। एक तो है साइक्लिक होना चाहिए, ये भी हो गया। दूसरा है क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, दो बातें हो गई। तीसरा है अनइंटरप्टेड। तो अनइंटरप्टेड साइक्लिक का क्या मतलब है, यानी इसके अंदर सबसे पहले फॉर पाई क्लाउड, अगर आपको पाई क्लाउड चाहिए, पाई क्लाउड के लिए आपको चाहिए मस्ट बी साइक्लिक, कि साइक्लिक हो, क्योंकि पाई क्लाउड इस तरह पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अनइंटरप्टेड का मीन्स ये अनइंटरप्टेड, ये मैं इधर लिखता हूँ अनइंटरप्टेड, कि हर कार्बन के अंदर एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर दे जाए। बाकी तो क्लियर है साइक्लिक क्लाउड पाई, लेकिन अनइंटरप्टेड कि हर एक कार्बन के अंदर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वो कंपाउंड होमोसाइक्लिक है ना, मतलब ये, तो सारे कंपाउंड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर हेटेरोसाइक्लिक है फिर वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इस पे भी अंदर हर एक है, इसके अंदर भी पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये इसके लिए शर्त है, पी ऑर्बिटल का मस्ट होना इसके अंदर। ये भी हो गया। इसके बाद sp2, वो तो जाहिर बात है, जब पाई क्लाउड होगा तो सारे कार्बन sp2 होंगे, प्लेनर होंगे। इधर मैं लिख दो प्लेनर मीन्स सारे कार्बन sp2 होते हैं। तो ये कुछ शराइत एक ही पॉइंट के अंदर आ जाए, दरिया को कूजे में बंद करना, वही बात है कि एक ही पॉइंट में सारी बातें आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो हैकल रूल है। हैकल रूल क्या कहता है कि जब ऑड नंबर ऑफ पाई पेयर्स होंगे, ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9, ये 8 नंबर होंगे, तब हम इसको मतलब एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो दो रूल है, बुनियादी तौर पर 2 रूल हैं, 1 और 2, ये 2 रूल मस्ट होने। हर जगह आपने 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, फिर हम उसके ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये रूल भी सेटिस्फाई करे कि हर एटम के अंदर, हर एटम का अनइंटरप्टेड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई जनरल, इसके लिए 2 क्राइटेरिया। अगर इसको मैं एक जुमले के सेंटेंस के अंदर क्लोज करूँ तो वो इस तरह होगा, फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इट मस्ट बी साइक्लिक, एक बात, एंड प्लेनर, दूसरी बात, एंड हैव अनइंटरप्टेड क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी पी ऑर्बिटल होना चाहिए इसके पास। उसी की वजह से फिर अनइंटरप्टेड क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। और लास्ट बट नॉट ये मस्ट हैव ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 के आपके पास जो उसके अंदर पाई बांड होंगे ना, तो वो 8 नंबर होनी चाहिए। एक पाई बांड होना चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, जिस तरह बेंजीन में 3 है। इधर अगर मैं ड्रा कर लूँ, ये बेंजीन है, 1, 2, 3, तो 3 है, तो ये फॉलो कर रहा है। बाकी sp2 भी है, प्लेनर भी है, हर एक के पास पी ऑर्बिटल भी है, और 8 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 8 नंबर ऑफ पाई पेयर्स हैं, पाई बॉन्ड्स है ना। तो ये चीज़ें क्राइटेरिया है फॉर बेंजीन हिस्ट्री। अब इसके अंदर थोड़े से हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि कैसे मतलब हम इसको कर से। ये हमारे पास एक बेंजीन मालिक्यूल है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके साथ 6 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 के 6 हाइड्रोजन जो है ये ऑल सिमेट्रिकल हाइड्रोजन होते हैं। बाकी बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होता है, हर एक कार्बन sp2 होता है। इसके अंदर हर एक पी ऑर्बिटल के पास इस तरह एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। इनके दरमियान पाई बॉन्ड पाया जाता है, पाई बॉन्ड, ये देखिए देखो किस स्ट्रक्चर बन गया। इसको और मैं इस तरह शो करूँ, ये देखो, एक, 2 और 3, ये बेंजीन है। इस बेंजीन को हम इस तरह बनाते हैं। अब इसके अंदर हर एक पी ऑर्बिटल है, इसको हम, ये पी ऑर्बिटल है अनइंटरप्टेड पी ऑर्बिटल,
और पाई क्लाउड भी इसके अंदर मौजूद है। हर एक कार्बन sp2 है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और 8 नंबर 1 2 3, तो मतलब ये फुली कंप्लीट हक उसको क्राइटेरिया को फुल करता है। तो ये बेंजीन रिंग है, इसके अंदर स्टेबिलिटी फोर्स है। अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सोच लें, हम पढ़ चुके हैं, ये मैं इधर लिखता हूँ लास्ट पे, इधर हम पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आपको बांड बनाएंगे, ये सिग्मा बांड बनाते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे हम ये पढ़ चुके हैं, फिर मैं रिवाइज जस्ट कर रहा हूँ। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई बॉन्ड, दोनों के दरमियान डिफरेंस। अनहाइब्रिडाइज्ड पाई बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये जो इसके अंदर जो जिन्होंने पाई बॉन्ड बना चुके हैं पी ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। जो हाइब्रिडाइज्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं। अच्छा, ये तो हो गया sp3 के अंदर, ये बातें हो गई। अब इसके बारे में कुछ कंपाउंड हम लेते हैं क्राइटेरिया को चेक करने के लिए कि कैसे क्राइटेरिया फुल करेगा या नहीं। तो जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो सबसे पहले ये, तो एक ही नज़र में आपको पता चल जाएगी कि ये मतलब एरोमेटिक नहीं। क्यों? इसके अंदर हकल रूल फॉलो नहीं हो। हकल रूल कहता है कि ये पाई बॉन्ड जो है ये मतलब 8 होने चाहिए, 2 हैं, ये नहीं फॉलो होता है। यस, ये फॉलो करता है एरोमेटिक कंपाउंड। अगेन दिस इज़ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। यस, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, आप कहेंगे कि हकल रूल फॉलो करता है, लेकिन ये जो है ये कार्बन, ये sp3 है, हमें sp3 नहीं चाहिए, हमें सारे कार्बन sp2 चाहिए, तो ये भी फॉलो नहीं करता। हाँ, इसके अगर हम इस तरह कर ले कि ये sp3 है ना, इसको हमने कैटाइन बना दिया, अब ये sp2 बन गया है और ये हकल रूल भी फॉलो करता है। अब इसके मतलब रेजोनेंस इसके अंदर हो सकती है, तो ये यस दिस इज़ एरोमेटिक। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, ये लेट्स सी, आप इधर देख सकते हैं। लोग ये अगर पाई बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, ये देखो। फिर अगर पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा, ये देखो। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका अगर आप देख लो तो आप हकल रूल के मुताबिक कहोगे 1 2 3 ये 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर sp3 मौजूद है। sp3 ये भी आपके पास वो नहीं है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एक तो ये कि sp3 है, दूसरी बात ये कि दो हकल रूल को भी फॉलो नहीं करता। हाँ, इसको हम एरोमेटिक बना सकते हैं। किस तरह? अगर इसको मैं पॉजिटिव चार्ज पे ले जाऊँ, अगर इधर मैं इसको बना लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख ले, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो एक ये बॉन्ड था, एक ये बॉन्ड और एक ये इसके अंदर मैंने कितने sp3 बना दिए। अच्छा, इधर इस तरफ तो गलत हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये sp3 बन रहा था ना, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, इसको मैं पॉजिटिव बना दूँ ना, जिस तरह मैंने इसमें बनाया था sp3 की, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो फिर इसके कैनोनिकल फॉर्म आप बना सकते हो, फिर ये एरोमेटिक बन जाएगा। लाइक उधर मैंने जो इसमें बनाया था, ट्रायंगल केस में बनाया था, इसमें अब इसमें भी बना सकते हो। अब ये तो हो गए जनरल कंपाउंड्स, इसमें आप एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान सकते हो। लेकिन जब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उसके में आप क्या करना है? अगर आपके पास इसका आंसर भी है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं।